ग्लोबल वार्मिंग के वजह से पृथ्वी का ग्लोबल टेम्परेचर लगातार नीचे गिरता चला गया और इसी वजह से पूरी पृथ्वी पर बर्फ जम गई, जिस कारण पृथ्वी के बहुत सारे लोग मारे गए और जो भी लोग बच पाए वो लोग स्नो पियर्सर नाम के एक ट्रेन में चढ़ गए जो बिना रुके लगातार चलते ही जा रही थी। इस रेल को पृथ्वी के सभी रेलवे ट्रैक्स को जोड़कर बनाया गया था, जहां इस ट्रेन को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में पूरा 1 साल का समय लगता है। और इस ट्रेन को विल्फर्ड नाम के एक आदमी ने बनाया था, जो हमें कहानी में आगे दिखेगा। अब हमें 17 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम कुछ लोगों को ट्रेन के आखिरी डिब्बे में देखते हैं, जिनके पास खाने पीने की कमी थी और उनके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं थे। दरअसल इस ट्रेन के आगे वाले हिस्से में अमीर लोग रहते थे और उनके लिए वहां पर हर एक सुख सुविधाएं थी, लेकिन जो लोग अपनी जान बचाने के लिए फ्री में इस ट्रेन में चढ़े थे उन्हें किसी भी तरह की सुख सुविधाएं नहीं दी जाती थी और उन लोगों को फ्री लोडर्स कहा जाता था। अब ये लोग सिर्फ इस उम्मीद में जिंदा थे कि कभी ना कभी पृथ्वी में जमी बर्फ पिघलेगी ताकि वह सभी एक बार फिर से बाहर की दुनिया में जा सकेंगे। अब आगे हम 2 गार्ड्स को ट्रेन की आखिरी डब्बे में देखते हैं, जहां वह फ्री लोडर्स की गिनती करके उन्हें खाने के लिए प्रोटीन बार्स देते हैं। फिर गार्ड्स के जाते ही कर्टिस नाम का आदमी सभी के प्रोटीन बार्स में कुछ ढूंढने लगता है, जिस पर तानिया नाम की एक औरत बताती कि वह जिस चीज को ढूंढ रहा है वह उसके बेटे टिमी के प्रोटीन बार में है। तब कर्टिस को उस बार में एक कैप्सूल मिलता है जिसके अंदर एक मैसेज था। दरअसल आगे वाले डिब्बे से कोई उनके लिए हर रोज प्रोटीन बार्स के जरिए मैसेज भेजता था। फिर कर्टिस उसे लेकर गिलियम नाम के एक बुजुर्ग आदमी के पास जाता है और उनको वही कैप्सूल देता है, जिसको देखने पर गिलियम को किसी नेम नाम के एक आदमी के बारे में पता चलता है जो इस ट्रेन के सभी दरवाजे को खोल सकता है, क्योंकि उसी ने ही इस ट्रेन के सिक्योरिटी सिस्टम्स को डिजाइन किया था। लेकिन इस समय उसे ट्रेन के जेल वाले हिस्से में कैद करके रखा गया है। अब अगले सीन में एक औरत कुछ गार्ड्स के साथ वहां आकर तानिया के बेटे टीमी और एंड्रयू के बेटे एंडी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है, जिस पर एंड्रयू अपने बेटे को बचाने की कोशिश में गार्ड्स से लड़ता है और अपना एक जूता उतारकर उनकी तरफ फेंकता है, जिसके बदले में कुछ गार्ड्स एंड्रयू का एक हाथ छेद में डालकर ट्रेन से बाहर निकाल देते हैं। तब मेसन नाम की औरत, जिसका काम इस ट्रेन में शांति बनाए रखने का था ताकि फ्री लोडर्स कभी भी विरोध न करें, वो एंड्रयू के जूते को उठाकर सभी फ्री लोडर्स को धमकाते हुए कहती है कि जिस तरह इस जूते को हम पैर में पहनते हैं ना कि सर पर, ठीक उसी तरह तुम्हारी जगह ट्रेन के आखिरी डिब्बे में है, न कि आगे के डिब्बे में, क्योंकि वो जगह सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। और फिर उसका लेक्चर खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि ठंड की वजह से एंड्रयू का हाथ अब बर्फ की तरह जम चुका है, जिस पर एक गार्ड हथौड़े से उसको तोड़ देता है। उसके बाद हम कर्टिस और गिलियम को बातें करते देखते हैं, जहां कर्टिस दावा करता है कि गार्ड्स के बंदूकों में गोली ही नहीं है। दरअसल काफी दिनों से ऐसी अफवाह फैली थी कि पिछले विरोध में ही गार्ड्स के सभी गोलियां खत्म हो चुकी हैं। इसीलिए कर्टिस एक गार्ड के पास जाकर उसका बंदूक अपने माथे पर रखता है, लेकिन ट्रिगर दबाने के बाद भी गोली नहीं चलती, जिससे यह साफ हो जाता है कि बंदूक में गोली नहीं है। इसीलिए अब सभी फ्री लोडर्स गार्ड्स को मारते हुए ट्रेन के जेल वाले हिस्से में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर उन्हें नेम और उसकी बेटी योना मिलती है और वो दोनों ही क्रोनोल नाम के एक पदार्थ का नशा किया करते थे। अब नेम कर्टिस से कहता है कि वो ट्रेन के हर एक दरवाजे को खोलने के बदले 2 क्रोनोल लेगा, जिस पर कर्टिस उसकी बात मान लेता है। अब वो लोग नेम की मदद से दरवाजा खोलकर ट्रेन के आगे वाले डब्बे में जाने लगते हैं, जहां खिड़की खोलकर देखने पर उन्हें बाहर की तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है, जो इतने सालों बाद भी जमी हुई थी। वहीं थोड़ा और आगे जाने पर वो लोग ट्रेन के एक ऐसे डब्बे में पहुंचते हैं जहां पॉल नाम का एक आदमी उनके लिए प्रोटीन बार्स बना रहा था। अब यहाँ कर्टिस देखता है कि वो लोग जिन प्रोटीन बार्स को इतने सालों से खाते आ रहे हैं उन्हें हजारों कॉकरोचों को पीस कर बनाया जाता है, जो देखकर वो अपने साथी एडगर से कहता है कि बाकी लोगों को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि वो लोग अब तक क्या खाते आ रहे हैं। उसके बाद कर्टिस पॉल से सवाल करता है कि क्या तुम ही प्रोटीन बार्स में मैसेज डालकर भेजते हो, जिस पर पॉल बताता है कि उसे ये कैप्सूल्स आगे के हिस्से से मिलता है। तब कर्टिस को कैप्सूल के जरिए एक और संदेश मिलता है जिसमें वाटर लिखा हुआ था, क्योंकि आगे के डिब्बे में वाटर रिसाइकल का डब्बा आने वाला था, जिसे कब्जा करने पर वो ट्रेन के वाटर सप्लाई को रोक सकते हैं और इस तरह से वह मेसन से अपनी शर्तें मनवा सकते हैं। और उधर कर्टिस नोटिस करता है कि दरवाजे को खोलने से पहले ही योना बता देती है कि उस दरवाजे के पीछे क्या है, यानी कि वो चीजों के आर पार देख सकती है। तभी योना देखती है कि एक दरवाजे के पीछे मेसन के बहुत सारे गुंडे मौजूद हैं जिनके हाथों में कुल्हाड़ी है। इसीलिए वो अपने पिता नेम को दरवाजा खोलने से रोकती है, लेकिन तब तक नेम ने दरवाजा खोल दिया था, जिस कारण फ्री लोडर्स और उन गुंडों में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिस लड़ाई में दोनों तरफ के लोग मारे जाते हैं। फिर थोड़ी देर में वो ट्रेन एक ऐसी जगह से गुजरती है जहां से वो नए साल के समय गुजरती है, यानी कि अब तक एक और साल पूरा हो चुका है। इसलिए वह सभी कुछ देर के लिए लड़ाई छोड़कर एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं। जिसके बाद हम मेसन को देखते हैं जो अपने गुंडों को ऑर्डर देती हैं कि वो 75% फ्री लोडर्स को जान से मार दे। तब उसके गुंडे अपने आंखों पर नाइट विजन गॉगल्स लगा लेते हैं, जिस पर योना, जो हर चीज के आर पार देख सकती है, वह बताती है कि अब ये ट्रेन एक अंधेरे टनल से होकर गुजरने वाली है। और अब ट्रेन के टनल में जाते ही वो गुंडे बड़ी आसानी से फ्री लोडर्स को मारने लगते हैं, क्योंकि वो नाइट विजन गॉगल्स की मदद से उन सभी को देख पा रहे थे। पर तभी चैन का एक फ्री लोडर एक मशाल लेकर वहां आ जाता है, जिसके पीछे और भी लोग मशाल लेकर वहां आते हैं। तब मशाल की रोशनी में लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां चैन मेसन के एक ऑफिसर को चाकू की नोक पर रखकर लड़ाई रोकने के लिए कहता है, लेकिन मेसन कहती है कि तुम उस ऑफिसर को मार दो, पर मैं अपने गुंडों को नहीं रोकूंगी।
जिस पर चैन उस ऑफिसर को जान से मार देता है। वहीं दूसरा ऑफिसर एडगर के गले पर चाकू लगाकर कर्टिस से सरेंडर करने को कहता है, लेकिन कर्टिस के पास बस यही एक मौका था कि वह मेसन को पकड़ सके, इसीलिए वो मेसन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तब वो ऑफिसर एडगर को जान से मार देता है, पर बाद में योना उस ऑफिसर को भी मार देती है। इधर मेसन के पकड़े जाने पर वो अपनी जान बचाने के लिए अपने गुंडों को रोक लेती है। फिर एंड्रयू और तानिया मेसन से अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो बताती है कि उनके बच्चे विल्फर्ड के पास है, और साथ ही वो अपने जान के बदले उन्हें विल्फर्ड के पास ले जाने का वादा करती है। जिस पर कर्टिस अपने कुछ साथियों को लेकर मेसन के साथ आगे जाता है, जहां वो लोग खेती करने वाले डब्बे और मछली पालने वाले डब्बे से होते हुए स्कूल वाले डब्बे में जा पहुंचते हैं, जहां एक टीचर अमीरों के बच्चों को पढ़ा रही थी। अब वहां पहुंचकर तानिया और एंड्रयू अपने बच्चों की तस्वीर दिखाते हुए उन सब से पूछते हैं कि क्या किसी ने उनके बच्चों को देखा है, जिस पर एक बच्चा बताता है कि उसने कुछ गार्ड्स के साथ उन बच्चों को इंजन वाले डब्बे की तरफ जाते देखा था। फिर इसी दौरान एक आदमी ट्रॉली लेकर आता है और उसकी ट्रॉली में ढेर सारे अंडे थे, जो वो उन सबको बांटते हुए ट्रेन के पिछले डब्बे में चला जाता है और उन फ्री लोडर्स को भी अंडे बांटने लगता है। और वो लोग अंडे ले ही रहे थे कि तभी अचानक अंडे बांटने वाला आदमी उस ट्रॉली से बंदूक निकालता है और उन सभी फ्री लोडर्स को जान से मारने लगता है। और दूसरी तरफ वो टीचर भी अपने टोकरी से बंदूक निकालकर कर्टिस और उनके साथियों पर गोलियां चलाने लगती हैं, जिसमें बेचारा एंड्रयू मारा जाता है। तब चैन उस टीचर की तरफ चाकू फेंककर उसे भी जान से मार देता है। और तभी ट्रेन के टीवी पर कर्टिस देखता है कि गार्ड्स के इंचार्ज ने गिलियम को जान से मार दिया है, जो देखकर वो गुस्से में मेसन को गोली मारकर खत्म कर देता है। फिर कर्टिस और उसके साथी आगे जाते हैं और वो लोग एक ऐसे डिब्बे में पहुंच जाते हैं जिसे खोलने में नेम को काफी समय लग जाता है, जिस कारण कुछ गार्ड्स और उनके इंचार्ज वहां पहुंचकर उन पर गोलियां चला देते हैं, जिसमें कर्टिस, नेम और योना को छोड़कर बाकी सभी साथ मारे जाते हैं। और साथ ही वो इंचार्ज और उसके गार्ड्स भी मारे जाता है। जिसके बाद कर्टिस, नेम और योना ट्रेन के इंजन वाले डिब्बे के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन नेम उस दरवाजे को खोल नहीं पाता, जिसके कारण कर्टिस गुस्से में दरवाजे पर लात घुसा मारने लगता है। और कुछ देर बाद विल्फर्ड की असिस्टेंट आकर कर्टिस को अपने साथ ले जाती है, क्योंकि विल्फर्ड कर्टिस से मिलना चाहता था। और तभी हम विल्फर्ड पहली बार देखते हैं, जो बताता है कि कैप्सूल के जरिए कर्टिस को संदेश भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद विल्फर्ड ही था, क्योंकि वो चाहता था कि लोग विद्रोह करें, ताकि इस विद्रोह में अमीर और गरीब दोनों तरफ के लोग मारे जाएं, ताकि इस ट्रेन में संतुलन बने रहे। और अब तक जितने भी विद्रोह हुए हैं उन सब में उसी का ही हाथ था। जिसके बाद वो उसी अंडे के ट्रॉली वाले आदमी को फोन करके कहता है कि पीछे के डिब्बे में जाकर 75% गरीब लोगों को जान से मार दो, जिस पर वो ऐसा ही करता है। तब विल्फर्ड कर्टिस को उन लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाकर बहुत दुखी कराता है, जिसके बाद विल्फर्ड बताता है कि यदि मैं ऐसा नहीं करता तो खाने की कमी पड़ जाती, जिससे सभी मारे जाते, इसीलिए ऐसा करना जरूरी था। फिर वो कर्टिस को अपनी पोस्ट ऑफर करता है, क्योंकि विल्फर्ड अब बूढ़ा हो रहा था। और वही दूसरी तरफ गार्ड्स का इंचार्ज अब भी जिंदा था, जो नेम के ऊपर फिर से हमला कर देता है। तब नेम योना को कर्टिस के पास जाकर उससे माचिस लाने के लिए भेजता है, ताकि उन्होंने जितने भी क्रोनोल जमा किए हैं उस पर आग लगा के एक धमाका कर सके, ताकि ट्रेन का दरवाजा खुल जाए और वह सभी बाहर निकल सके। अब योना इंजन वाले डिब्बे में पहुंचती है, तभी उसे अपनी शक्तियों से पता चलता है कि टिमी ट्रेन के इंजन वाले हिस्से में काम कर रहा है। इसलिए वो कर्टिस की मदद से ट्रेन के फ्लोर को खोलती है, जहां कर्टिस को टिमी मिल जाता है। तब विल्फर्ड बताता है कि इंजन के कुछ पार्ट खराब हो गए थे, इसलिए मैंने इन बच्चों को काम में लगा दिया ताकि ये ट्रेन चलती रहे। लेकिन अब उसकी ये बात सुनकर कर्टिस गुस्से में विल्फर्ड को जोरदार मुक्का मारता है और योना को माचिस दे देता है, और फिर खुद उस हिस्से में हाथ डालकर टिमी को बाहर निकालता है। इसी दौरान एंड्रयू का बेटा एंडी दूसरी तरफ से निकलकर किसी और हिस्से में चला जाता है और उधर योना क्रोनोल में आग लगा देती है, जिसके कारण उसमें जोरदार धमाका हो जाता है। और फिर इस धमाके की वजह से बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ टूटने लगते हैं, जिससे बहुत सारे बर्फ उस ट्रेन से टकरा जाती है और वो ट्रेन अपने पटरी से हटकर खाई में गिर जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि योना और टिमी उस ट्रेन से बाहर निकलते हैं, जहां उन्हें एक व्हाइट बेयर नजर आता है, जिसका मतलब है कि पृथ्वी पर वापस से जीवन पनप रहा है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।